हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आइए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। Point number one, some of them are available only to the citizens, while others are available to all persons, whether a citizen, foreigner, or a legal person like in companies. तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो फॉरेनर्स और सिटीजन्स के लिए भी लागू होते हैं। हालांकि सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे इंडियन सिटीजन्स पे तो लागू हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे हैं जो बाहर से जो कंट्री के लोग आ रहे हैं हमारी कंट्री में विज़िट करने के लिए, रहने के लिए कुछ समय के लिए, तो उनको भी इन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। Then point number two, they are not absolutely but qualified. The state can impose a reasonable restriction on them. However, whether such restriction are reasonable or not, it is to be decided by the court. तो इसमें ये बोला गया कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम एट द मोमेंट चेंज कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है कंट्री में, तो कुछ ऐसे डिसीजन है जो गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो हमने राइट टू मूवमेंट को, जो ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट करके एक फंडामेंटल राइट है, जिसको हमने सस्पेंड किया था थोड़े समय के लिए कि कोई भी पर्सन अपनी जगह से, अपने प्लेस से ना हिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन पॉइंट नंबर थर्ड, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। हाउएवर सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब इसमें ये बोला गया है कि जैसे कोई स्टेट है जो आपके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले रहा है, आप लोगों के खिलाफ जाके कोई एक्शन ले रहा है नॉट फॉर योर गुड्स, तो ऐसे टाइम में आप फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके कोर्ट में उनको अपील कर सकते हो। तो ये सेम चीज़ आप प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी कर सकते हो कि अगर कोई प्राइवेट कंपनीज़ में कोई लेबर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, जेंडर को लेके कोई भी तरह का भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके खुद को डिफेंड कर सकते हो और कोर्ट में पेश कर सकते हो उस सच पर्सन को। Now point number four, some of them are negative in character, that is place limitation on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the persons. तो कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो स्टेट वाइज एक ऐसे हेड पोस्ट पे रहते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचते ही नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों के लिए भी आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। Point number fifth, they are justiciable, allowing a person to move the courts for their enforcement if and when they are violated. तो कभी भी आपके ऊपर वायलेंस हो रहा है या किसी भी तरह का आपको धमकी दिया जा रहा है या कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है आपके साथ, तो भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। Point number six, they are defended and guaranteed by the Supreme Court. Hence, the aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessarily by the way of appeal against the judgment of the High Court. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको कोई भी परेशानी है सिस्टम को लेके या स्टेट्स को लेके, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले आपको हाई कोर्ट से या किसी जज से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके जा सकते हो। Point number seven, they are not sacrosanct or a permanent. The parliament can curtail or repeal them, but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. तो इसमें ये चीज़ें बोली गई कि फंडामेंटल राइट्स एक फिक्स नहीं हो गए, एक परमानेंट बेसिस नहीं है। हम कभी भी चाहे या हमारी गवर्नमेंट कभी भी चाहे उसको चेंज कर सकती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकती है। अब जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, वो सस्पेंड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके भी कुछ रीज़न्स है कि क्यों हटा दिया गया। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी पर्सन कल को खड़ा होकर किसी के भी घर के सामने बोले कि ये तो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। तो इस कुछ रीजन की वजह से जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटा दिया गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो एकदम परमानेंट है, फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारी सरकार चाहेगी उसके अंदर कोई भी चेंजेस वो कर सकती है। कभी भी चाहे तो कोई भी उनमें से सस्पेंड कर सकती है थोड़े टाइम के लिए। पॉइंट नंबर 8,
They can be suspended during the operation of national emergency except the right guaranteed by Article 20 and 21. Further, the 6 rights guaranteed by the Article 9 can be suspended only when emergency is declared on the ground of war or external aggression. तो इसमें बताया गया है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो कुछ ऐसे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जिन्हें हमें सस्पेंड करना पड़ता है बाय आर्टिकल 20 और 21, और बाकी के कुछ ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 के दौरान अगर कोई कंट्रीज़ में, 2 कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है तो उसके चलते ये फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए. पॉइंट नंबर 9, देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, saving of laws providing for acquisition of estates etc. Article 31B, validation of certain act and regulation including in the 9th schedule, and Article 31C, saving of laws giving effect of to certain directive principles. तो ये कुछ आर्टिकल्स हमें बताए गए हैं किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने स्टेट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 10, the application to the members of the armed force, paramilitary force, police force, intelligence agencies and analog service can be restricted or abrogated by the parliament. Article 33. तो हमारे आर्टिकल 33 में ये बताया गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन सभी लोगों के लिए जो है रेस्ट्रिक्टेड है. इनके लिए कुछ अलग रूल्स फॉर्म होते हैं. मींस जो भी इनका हेड इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो जस्ट इनको फॉलो करना होता है. इट मस्ट बी लाइक येस और नो, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग. तो ऐसे ये लोग होते हैं हमारे पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है लागू नहीं किए जाते अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट. नाउ 11, their application can be restricted while a martial law is in the force in any area. Martial law means military rule imposed under the abnormal circumstances to restore order. It is a different from the imposition of national emergency. तो अगर स्टेट में या कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो इनके कुछ अलग ही रूल्स रेगुलेशन फॉर्म किए गए हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. Point number 12, most of them are directly enforceable while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can made only by a parliament and not by a state legislature so that uniformity throughout the country is maintained. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको डायरेक्टली एनफोर्स किया गया है वाइल फ्यू ऑफ देम आर एनफोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, और कुछ है उनमें से ऐसे हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं. और ये सभी चीज़ें बनाई गई है हमारे पार्लियामेंट के थ्रू. इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है. तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ स्टेट. The term state has been used in different provisions concerning the fundamental rights. Hence, Article 12 has defined the term for the purpose of Part 3. According to it, the state includes the following. पॉइंट नंबर ए, जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के लिए. पॉइंट नंबर बी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट is the executive and legislative organ of state government. मीन्स गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का. पॉइंट नंबर सी, ऑल लोकल अथॉरिटी दैट इज़ म्यूनसिपालिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एट्सेट्रा आर द स्टेट. ये भी एक तरह के स्टेट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं और जिनको हम सभी सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ता है. Point number D, all other authorities that is statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. are also considered as a state. Thus, a state has been defined in a wider sense so as to include all its agencies. It's the action of these agencies that can be challenged into the court as violating the fundamental rights. तो इनमें से जो भी स्टेट्स कोई भी ऐसे रूल्स फॉर्म करते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और अगर ये कोई भी ऐसे रूल्स पास करते हैं जिससे कि हमें वायलेंस हो, हम सिटीजन्स को नुकसान हो या हमें डिस्क्रिमिनेट, फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके खुद को डिफेंड कर सकते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. भर भर के कमेंट्स करिए. बाय.